Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर्स के कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को, वैलेंसेस को एंड आइसोटोप्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो देखो, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, एक एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास एक एटम है और उसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, 4 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो भी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 5 प्रोटॉन प्रेजेंट होते तो इस एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 5 होता। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते तो एटॉमिक नंबर भी कितना होता, 6 होता। मतलब जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में वही हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। और अगर हमारे पास कोई अनचार्ज एटम है, मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, वो एकदम न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। जैसे मान लो हमारे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 4। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है, और वो अनचार्ज है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो उसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है तो एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और अनचार्ज है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। और अगर हमारे पास कोई ऐसे एटम आ जाते हैं जो चार्ज होते हैं, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस केस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होते। वहां पे ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कभी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है चार्ज एटम में वो चेंज होता रहता है, न्यूट्रल में सेम रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। एन एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम। एक जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो किसी एटम की आइडेंटिटी होती है। मतलब हम उसी से तो एटम को पहचानते कि हाँ ये एटॉमिक नंबर है तो इसका मतलब ये वाला एटम है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो उसकी क्या है, एक आइडेंटिटी है। चेंजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स चेंजिंग द एटम। जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर को चेंज करते हैं, जैसे फर्स्ट एटॉमिक नंबर जो है हाइड्रोजन का है, फिर उसके बाद मैंने सेकंड बोला, तो इसके बाद मतलब जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर चेंज करेंगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, एटम का जो नंबर होगा वो भी क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, एटम भी चेंज होंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रल एटम। मतलब जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और अगर कोई एटम जो है वो न्यूट्रल है तो उस केस में क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ठीक है, अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है तब। अब देखो कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारे एटम्स की क्या होती हैं, मतलब ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, KLMN। ठीक है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन डिफरेंट शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हैं, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इनका जो रूल है डिस्ट्रीब्यूट होने का वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो देखते हैं। बोहर एंड ब्यूरी प्रपोज द रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स ऑर्बिट। बोहर और जो ब्यूरी थे इन्होंने रूल्स को प्रपोज करा था, मतलब इन्होंने रूल्स बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे किसी भी शेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला। मतलब एक शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसमें कितने हो सकते हैं वो सब डिपेंड करता है एक फॉर्मूले के ऊपर। मतलब एक ऑर्बिट है, एक शेल है, उसके अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, उस शेल की कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख पाएगी, वो सब बेस करता है फॉर्मूले के ऊपर, जो कि है 2n²। जैसे कि के शेल है, अब के शेल में जो n की वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि के शेल जो होती है वो पहली शेल होती है, और ये जो शेल होती है ये लोएस्ट शेल होती है। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी शेल होती है, जिसमें एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और इस शेल को ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको ग्राउंड शेल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, के शेल में जो n की वैल्यू होगी वो 1 होगी, क्योंकि ये पहली शेल है। ठीक है, अब इसको अगर हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो कितना होगा, 2, एंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 1 2। तो इसका मतलब जो के शेल की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने की वो कितनी है, 2 है। इसका मतलब जो के शेल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड
होल्ड करके रख सकती है, वो अपने अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके नहीं रख सकती। उसके बाद आते हैं एल शेल पे। एल शेल जो होती है इसके एन की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि ये सेकेंड शेल होती है। अब अगर इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 2 4 सा 8 होता है। ठीक है, तो एल शेल की जो कैपेसिटी होती है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने की, वो कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल जो है वो अपने अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बिठा सकता, ठीक है, उसको होल्ड नहीं करके रख सकता। उसके बाद आते हैं एम शेल पे। एम शेल की जो एन की वैल्यू होगी वो 3 होगी, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 18 इलेक्ट्रॉन। एम शेल जो होता है अपने अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स को ही होल्ड करके रख पाता है, उससे ज़्यादा नहीं करके रखता। ठीक है, उसके बाद आते हैं एन शेल पे। एन शेल की जो एन की वैल्यू होती है वो 4 होती है, क्योंकि ये फोर्थ शेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 4 की, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो एन शेल है वो अपने अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकती है। और इस फॉर्मूले से जैसे जैसे शेल आगे बढ़ती जाएंगी तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स का निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड। देखो हम ना किसी भी, ऐसा नहीं होता कि हम किसी भी शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले हमें फर्स्ट शेल को फिल करना पड़ेगा, जैसे के। सबसे पहले हम के में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, उसके बाद हम जाके एल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। मतलब जब के में पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे तो उसके बाद हम एल में फिल करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब एल में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं उसके बाद हम उसमें एम में फिल करते हैं, एम में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं, देन हम एन में करते हैं। ठीक है, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। इसका मतलब है कि जो शेल्स हैं उनको स्टेप वाइज मैनर में क्या करा जाता है, फिल करा जाता है। ठीक है, अब स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है कि हम एक एटम के एटॉमिक नंबर को कितने शेल्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 है। 1 किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। अब हाइड्रोजन जो होता है वो एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा तो उसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। इसका मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 रहेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है, देखो के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने की, 2 है ना। तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो हमने के शेल में 1 को फिल कर दिया। ठीक है, मतलब हमने एटॉमिक नंबर्स को फिल करना है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे एटॉमिक नंबर है 2, 2 किसका होता है, हीलियम का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हीलियम है वो भी क्या है, न्यूट्रल एटम है, तो इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, जो कि है 2 and 2। और के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की, 2 ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब यहाँ पे जो के शेल है वो एकदम पूरी तरीके से क्या हो गई है, फिल हो गई है। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड एटॉमिक नंबर है जो कि है लिथियम का। लिथियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम है। अब देखो हम इसको फिल कैसे करेंगे, के एलिमेंट शेल में। अब के शेल की कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, लेकिन जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच रहा है लिथियम का। ठीक है, तो उसको हम फिल करेंगे एल शेल में, उसको हम फिल करेंगे एल शेल में। और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ना ये हमारे क्या होंगे, ये जो बाहर वाला है, अब ये जो 1 है ना ये हमारा होगा आउटर मोस्ट शेल। ये क्या होंगे, हमारे आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने लिथियम में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो हमने 2 मतलब के शेल को तो पूरी तरीके से फिल कर दिया था। अब के शेल की कैपेसिटी थी नहीं अपने अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की, तो 1 बचा, तो 1 को हमने भेज दिया एल शेल में। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 आया ना, 1 क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे 4 है, फोर्थ एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का। बेरिलियम भी एक न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। अब इसको कैसे फिल करेंगे, के शेल की कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, जो कि पूरी तरीके से फिल ही है। ठीक है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो हम फिल कर देंगे एल शेल में। ठीक है, उसके बाद 5th एटॉमिक नंबर होता है बोरोन का। बोरोन भी एक न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। ठीक है, और यहाँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी,
होगी 2 and 3। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बीच में ना कॉमा ज़रूर लगाना है, अगर कॉमा नहीं लगाते तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं बनती, ठीक है। उसके बाद देखो एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है, कार्बन का, ठीक है। ये भी न्यूट्रल एटम, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। के शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करा, एल शेल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, 4 को, ठीक है। उसके बाद आते हैं एटॉमिक नंबर 7 पे। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। कैसे फिल करेंगे इसको, 2 and 5, 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद 8 होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 2 and 6, ठीक है। उसके बाद 9 फ्लोरीन का होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2 and 7, ठीक है। उसके बाद देखो 10 में क्या होगा, नियॉन। नियॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो कि 10 and 10 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो 2 और 8 होगी। अब यहाँ पे देखो जो हमारी एल शेल है, एल शेल की कैपेसिटी कितनी थी इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की, 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी थी। अब यहाँ पे जो एल शेल है वो भी क्या हो गई, फिल हो गई। अब हम इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अब जो हमारे बाकी के जो एटम्स जाएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, एम शेल के पास जाएंगे, ठीक है। आगे जैसे कि देखो 11 एटॉमिक नंबर है किसका, सोडियम का, ठीक है। सोडियम भी एक न्यूट्रल एटम है, तो 11 जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे जैसे 2 8, अब यहाँ पे 8 तो फिल हो गया, मतलब एल शेल भी जो है वो भी फिल हो गई, उसकी कैपेसिटी 8 की थी। अब एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो हम किसके पास भेजेंगे, एम शेल के पास भेजेंगे। तो अब देखो 8 9 10 and 11 हमारा एटॉमिक नंबर भी कंप्लीट हो गया और हमने कैपेसिटी के हिसाब से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो 12 एटॉमिक नंबर होता है किसका, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे वो भी 12 रहेंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 रहेंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो कितनी होगी, 2 8 2, ठीक है। 13 होता है एल्यूमिनियम का। इसके भी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर रहेंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 3, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 एटॉमिक नंबर जो कि है वो कंप्लीट हो गया। मतलब ऐसे करते करते ना हमें सारे के सारे एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से, मतलब जो कि क्या फॉर्मूला था, 2n², ठीक है। उससे आप सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को निकाल सकते हो। और ये जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो बाहर आपने नंबर लिखे हुए हैं ना, ये जो बाहर वाले सारे नंबर हैं इनको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या बोल सकते हो आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। देखो वाई टू एटम्स कंबाइन, क्यों जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं। तो देखो जो एटम होते हैं ना वो कंबाइन इसीलिए करते हैं ताकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए या उनका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब उनके अंदर पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए या उनके अंदर पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। अब ये जो ऑक्टेट है या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके भी कंप्लीट कर सकते हैं या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब उनको पूरे ना 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और डुप्लेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। या तो वो हाइड्रोजन को लूज कर देते हैं या तो हाइड्रोजन को गेन कर लेते हैं, ठीक है। एटम्स कंबाइन टू अटेन अ नोबल और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड आइदर बाय शेयरिंग एंड लॉसिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सोडियम प्लस होता है, ठीक है, सोडियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। देखो नॉर्मल सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, वो 2 8 and 1 होती है, ठीक है। 8 9 10 and 11 नॉर्मल सोडियम की हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ये होती है। अब जो सोडियम है अगर उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर लिया, दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हमारा चला जाएगा, तो इसकी जो सोडियम प्लस चार्ज की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है वो कितनी बनती है, 2 और 8। देखो 8 आ गया तो इसकी जो ऑक्टेट है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद देखो वैलेंसीज क्या होती है। वैलेंसीज का मतलब होता है कि एक एटम की कैपेसिटी कितनी होती है कि वो किसके साथ कंबाइन करें, मतलब इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, मतलब ये एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि वो कितने और एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। और वैलेंसीज का मतलब ये भी होता है, मतलब जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी हमारा क्या होता है, वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। तो देखो द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम के
आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी 2, 8 एंड 7, 2, 8 एंड 7। अब इसके देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको वैलेंसी यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे वैलेंसी आप 7 लिखोगे या क्या लिखोगे वो देखो। अब यहाँ पे इसकी जो पूरी ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, इसको 8 का कंप्लीट करना होता है, ठीक है, इसको 8 का क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब देखो 7 क्या करेगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेकर वो पूरा अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, या तो वो पूरे के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, मतलब पूरे का पूरा 7 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, ठीक है, तो जाके उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो क्या आसान क्या है, वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे ये आसान है, या वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले ये आसान है। एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले वही आसान है ना, तो एक क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, ये भी बोलते हैं हम, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है 2 एंड 6, के शेल में 2 एंड एल शेल में 6 होते हैं। अब यहाँ पे भी देखो क्या होता है, या तो ऑक्सीजन क्या करे, या तो वो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और वो अपना डुप्लेट को कंप्लीट कर ले, ठीक है, तो इसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को और ले ले, ठीक है। एल कब ऑक्टेट अपना कब कंप्लीट करेगा, जब उसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को किसी से ले ले, ठीक है, तो जाके उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आसान क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करना या 2 इलेक्ट्रॉन को लेना, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है ना, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब देखो वैलेंसीज में भी ना कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जो कि क्या होती है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इन सब में क्या होती हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। तो इन सब की वैलेंसी क्या करनी पड़ती है, आपको लर्न करनी पड़ती है। इनका जो मास नंबर होता है उसमें भी थोड़ी बहुत क्या होती है, एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं, जैसे कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एटम। सबसे पहले सोडियम एटम की क्या करनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो सोडियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो कितनी होगी 2, 8 एंड 1। देखो 8, 9, 10 एंड 11। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एल शेल, एल शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो ये देखो ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, ठीक है, के एल एम शेल है। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 8 प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी लिखनी है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है 1 है। अब यहाँ पे देखो इसकी जो वैलेंसी है हम कितनी लिखेंगे 1 लिखेंगे, इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी लिखेंगे 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिखेंगे, देखो कि हम क्या कर सकते हैं, इस सोडियम को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है, उसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पूरे करने हैं। अब या तो वो अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को पूरा छोड़ देगा तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 2 और 8, ठीक है, 8 यहाँ पे आउटर मोस्ट में प्रेजेंट ही है। तो अगर इसने अपना ये वाले एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, छोड़ दिया, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। या तो ये क्या करेगा 7 और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले लेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर इसने अपने अंदर 7 और इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्या बन जाएगा 1 एंड 7 8 होता है, तो यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो जाता कंप्लीट हो जाता। अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है या एक को लूज करना आसान है, एक को लूज करना आसान है ना, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसीज को भी निकालते हैं। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी, क्या होती है 2, 8 एंड 2 होती है। अब आउटर मोस्ट शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 2 होगी। पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो मैग्नीशियम है, उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना क्या कर सकता है ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, तो यही इसकी क्या होगी वैलेंसी होगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखते राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम प्लस। अब देखो सबसे पहले हम नॉर्मल सोडियम लिखेंगे। नॉर्मल सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है 2, 8 एंड 1, लेकिन यहाँ पे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होने का मतलब है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो इसने अपना ऑक्टेट क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया, 2 एंड 8 हो गया, ठीक है।
तो ये हमारी क्या होगी, सोडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, सोडियम प्लस है इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 and 8 हुई। ठीक है, जैसे कि आपको और क्वेश्चंस आते हैं इस पे, जैसे देखो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+। अब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है नॉर्मल कैल्शियम की। तो जब आप नॉर्मल कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे उसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल देना, तो वो आपकी किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी, कैल्शियम 2+ की बन जाएगी। ठीक है, तो वैलेंसीज के रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।